नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। तृणमूल कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। पार्टी के विधायकों का एक धड़ा शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष मानने से इंकार कर रहा था, जबकि शोभन देव चट्टोपाध्याय को ममता बनर्जी ने नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चुना था। 60 बागी विधायकों का गुट ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन ममता ने ऋतव्रत बनर्जी को कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए टीएमसी से निलंबित किया। बढ़ते विरोध और उठापटक के बीच 58 विधायक टीएमसी से अलग हो गए और पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता घोषित किया और विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा। देखिए, सवाल इस बात का है कि बंगाल में क्या टीएमसी खत्म हो जाएगी? बीजेपी का बढ़ता जनाधार क्या क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ा खतरा है? और आने वाले समय में जो अन्य दल हैं वो किस तरह का राजनीतिक एजेंडा सेट करेंगे? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। टीएमसी चोट और ऑपरेशन विस्फोट से दो चार हो रही है। हालांकि यह घटनाक्रम रातों रात सामने नहीं आया। इसकी शुरुआत तब हुई जब ममता बनर्जी ने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद कोलकाता के एक होटल में गुप्त मीटिंग हुई और आगे की रणनीति बन गई। अब पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी में फूट पड़ गई है। सोमवार को पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी के 58 बागी एमएलएज ने विधायक दल का नेता घोषित किया और विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा। जावेद खान, संदीपन साहा और सियोली साहा को उपनेता बनाया गया है। वहीं अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी का अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इंकार किया है। सोमवार को अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा था। विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने शिकायत की थी कि इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। शिकायत के बाद ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बहरहाल पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी अब पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी। इस बीच ममता ने दावा किया कि पुलिस टीएमसी विधायकों को डरा धमकाकर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बना रही है। तृणमूल कांग्रेसेर एमएलएদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন যাতে তারা বেরোতে না পারে এবং তাদের পরিষ্কার বলা হচ্ছে দল ভাঙুন, অমুক লোকের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করুন। প্রথম ফোনটা পুলিশ করছে, দ্বিতীয় ফোনটা বিজেপির অফিস থেকে যাচ্ছে, কোনো না কোনো অফিস থেকে। এটা গণতন্ত্রের নমুনা। এক তো লুট করে আপনারা ভোটে জিতেছেন, ঠিক আছে, আপনারা কাজ করুন। সেটা না করে অকাজ কেন করছেন, কুকাজ কেন করছেন? ममता बनर्जी असली तृणमूल है। ममता बनर्जी जिसने तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया, तृणमूल कांग्रेस का माँ जो है वही असली तृणमूल कांग्रेस है। তৃণমূল মানে হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি আর মানুষ, মানুষ আর মমতা ব্যানার্জি দুটোই তৃণমূলের। पश्चिम बंगाल में ये परिदृश्य महाराष्ट्र में हुए खेला को याद दिलाता है। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां टूट चुकी हैं। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का बड़ा गुट अलग हो गया, जबकि 2023 में अजीत पवार के साथ एनसीपी का एक बड़ा धड़ा अलग हो गया। दोनों मामलों में अलग हुए गुटों ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया, जिससे इसे महाराष्ट्र की नई दल बदल राजनीति का उदाहरण माना जाता है। कुछ इसी तरह की बानगी पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, जिस पर तमाम प्रतिक्रियाओं ने जोर पकड़ा है। मतलब ज्यादातर विधायक ममता बनर्जी को नेता नहीं मानते और अब देखिए जनता ने रिजेक्ट किया, उसके बाद अब विधायक भी रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के खिलाफ केवल जनता का नहीं, पार्टी के भीतर भी इतना आक्रोश है, तो अब ये सिग्नेचर फोर्जरी पे उतरा है। स्थिति ऐसा है तृणमूल कांग्रेस का, ये इनसे आज खत्म हो गया। मैंने जैसे कि तृणमूल कांग्रेस का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। एकमात्र ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को छोड़ के और कोई तृणमूल कांग्रेस में रहने वाला नहीं, सब लोग वहां से निकल जाए। आज वहीं पर 80 विधायक में से केवल 20 ही अटेंड किए। इससे स्पष्ट है कि उनके बीच में एक बड़ा दरार है और वो दरार आने वाला समय में धीरे धीरे वो खाई जो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। देखिए, तो उनका आंतरिक मामला है, नया तृणमूल बने या पुराना तृणमूल बने, उनका अपना मामला है। लेकिन ये आप मान लीजिए कि अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल नाम का कोई प्राणी नहीं रहेगा।
बीजेपी के बढ़ते जनाधार के बीच सवाल क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर भी है। क्षेत्रीय दलों ने भारत की राष्ट्रीय राजनीति में विशेष रूप से 1989 में शुरू हुए गठबंधन के दौर के बाद अपनी जगह बनाई। 2014 से पहले तक दिल्ली में सत्ता की चाबी इन्हीं दलों के हाथों में रही है। वाजपेयी के समय में बीजेपी खुद भी मजबूत क्षेत्रीय ताकतों के साथ गठबंधन करके ही उभरी थी, लेकिन उनकी बढ़ती कमजोरी से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या क्षेत्रीय दल बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार के नारे के सामने कमजोर पड़ रहे हैं? इन मुश्किलों से कैसे ये दल भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे, ये देखने वाली बात होगी। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों और सांसदों की संभावित बगावत से लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ताकत और उसके संख्या बल में सीधे तौर पर भारी इजाफा होगा। समीकरण: राज्यसभा की सीटें राज्य विधानसभा के विधायकों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भरी जाती हैं। बदलाव: अगर बड़ी संख्या में टीएमसी विधायक टूटकर या बगावत कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो इससे पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी का बहुमत प्रभावित होगा। ताकत: आने वाले समय में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों में बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी, ममता बनर्जी की पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी। लोकसभा पर प्रभाव: संख्या बल: अगर टीएमसी के असंतुष्ट सांसद पार्टी छोड़ते हैं या इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं तो संसद में एनडीए और मुख्य रूप से बीजेपी की लोकसभा सीटों की कुल संख्या में वृद्धि होगी। विपक्ष कमजोर: टीएमसी जो कि संसद में तीसरे या चौथे बड़े विपक्षी दलों में से एक है, उसकी ताकत कम होने से विपक्षी गठबंधन कमजोर होगा। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की पकड़: अपर हैंड: इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से केंद्र में एनडीए सरकार और ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी। बहुमत: संसद के उच्च सदन में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने की बीजेपी की राह आसान हो जाएगी, जिससे सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना और भी सरल हो जाएगा। उधर तृणमूल कांग्रेस को मिले बड़े राजनीतिक झटके का सीधा असर पार्टी के अंदरूनी समीकरणों और क्षेत्रीय नेतृत्व पर पड़ेगा। इससे असंतुष्ट नेताओं का अलग गुट बनाना, स्थानीय स्तर पर बगावत और विरोधियों को अपनी जमीन मजबूत करने का मौका मिलना तय है, जिससे पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है। ऐसे में अन्य दलों की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो तृणमूल को चोट है और ऑपरेशन विस्फोट है। जिस तरीके से 58 विधायक इधर उधर हुए हैं, सवाल तो देखिए है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये हो गया, एक तो इतने समय बाद सरकार गई ममता बनर्जी की, दूसरी चीज ये कि अपने ही लोग बगावत भी करके चले जा रहे हैं, और तीसरा बड़ा सवाल है कि इस तरीके से यदि चलता रहे तो टीएमसी को कहां देखें। और इसके बाद चौथा बड़ा सवाल जो चर्चा का आज मूल सार है वो यही है कि यदि ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता रहा तो क्षेत्रीय दलों की स्थिति क्या होगी। महज क्षेत्रीय दल नहीं, जो अन्य राजनीतिक दल भी हैं जो गठबंधन की राजनीति के साथ काम करते हैं, उनका भी क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है सर। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मुझे लगता है क्योंकि एक ऐसी राजनीति पर चर्चा है और राजनीति के साथ साथ एक ऐसे क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को लेकर चर्चा है। टीएमसी वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसको लेकर चर्चा है। मुझे लगता है जितने भी एक्सपर्ट हैं पहले उनकी जल्दी से बात आ जाए, उसके बाद मैं राजनीतिक रूप से प्रतिक्रियाओं पर आऊंगी। कुमार राकेश जी भी कनेक्ट नहीं है। कुमार विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। राखी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आपकी आवाज पहुंच रही है। कुमार विवेक जी, एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में बदलाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, टीएमसी में जो चीजें हो रही हैं, जो अपने ही लोग बगावत करके गए हैं, देखिए वो एक अलग दल बनाते हैं, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वो किसी का वेलकम नहीं करने वाले, वो ऑलरेडी अपने बहुमत के साथ हैं। फ्यूचर में क्या होगा वो हम नहीं जानते, जो होगा तब तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन क्या हम माने कि टीएमसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? क्योंकि बड़ा चेहरा तो ममता बनर्जी है, बाकी लोगों को कौन इतना जानता है और क्या उनका जनाधार है? दूसरा बड़ा सवाल है कि यदि ऐसा हुआ
मान लीजिए 1% ये चीजें हुई तो जो क्षेत्रीय दल हैं या उनकी राजनीति है, बीजेपी का ये बढ़ता जो जनाधार है, इसको हम कैसे देखें? कुमार विवेक जी सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, थोड़ा डिस्टरबेंस था जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मैंने हाँ, आपका आपकी आवाज सवाल पहुंच सुन गई। लिया है हाँ जी राखी जी, ये क्षेत्रीय दलों के साथ, या मैं क्षेत्रीय दल भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जहां पर एक चेहरे के ऊपर एक व्यक्तित्व आधारित राजनीति होती है ना, वहां हमेशा सक्सेशन का प्रॉब्लम होता है। और अक्सर देखा गया है कि चाहे आप समाजवादी पार्टी में भी अगर देखें तो अखिलेश जी उनके परिवार से थे, वहां तक आया, मुलायम सिंह जी का आखिरी में क्या हुआ। तो बीजू जनता दल की मैं बात करना चाहूंगा, इतना बढ़िया उनका शासन रहा, कोई किसी किस्म की नाराजगी नहीं थी नवीन पटनायक जी के खिलाफ में। उसके बाद भी क्या पार्टी आज आपको कहां पर दिखती है? सक्सेशन लाइन हमेशा जो होगा ना, वो कि कभी भी विचारधारा आधारित और कैडर आधारित पार्टी में ही होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा, स्पेशली टीएमसी और बंगाल के संदर्भ में, कि आज मैं फिर उसी बात को कहूंगा, चुनाव से पहले हम लोग इस पे चर्चा किए थे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे, कि बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ रूलर चल रहा है। तो जहां भी रूलर का रूल चलता है ना, तो सत्ता जाने के बाद यह सारी स्थिति आती है। जो आवाज कल तक दबी हुई थी, जो आवाज कल तक नहीं निकल पा रही थी, जब आपके पास शक्ति नहीं होती है, वो उभर के सामने आती है। कि आखिर इसके बाद टीएमसी के अंदर आज से ये दिक्कत नहीं है, कल तक सत्ता थी तो चीजें छुपी हुई थी। दो मॉडल चलते थे, ममता बनर्जी मॉडल और अभिषेक बनर्जी मॉडल। आज आपको वो दोनों चीजें सामने आती हुई यहाँ पर खुल के नजर आ रही है। और यह सिर्फ एक चुनावी हार का संकट मैं नहीं देखता हूँ, ये बहुत बड़ा नेतृत्व का संकट है। अब क्षेत्रीय दल की जो मैंने आपसे बात कही कि उत्तराधिकारी का एक चैलेंज है उनके सामने। अब जब पार्टी संस्था में, जब संस्था से बड़ा जब व्यक्ति होगा और उसे हार का सामना करना पड़ेगा, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ममता बनर्जी, टीएमसी मीन्स ममता बनर्जी अगर है, और ममता बनर्जी अगर हार जाती है, तो आप किस संस्था की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्वयं ही हमारी अपना ही चुनाव ममता बनर्जी हार गई। और एक आरोप जो बार बार लगता है कि महाराष्ट्र मॉडल टूटा, मुझे एक बात बता दीजिए, टीएमसी में क्या कांग्रेस वोट नहीं आता है? एनसीपी में नहीं आता है? कहां से ये लोग आए हैं? कांग्रेस को तोड़ के ही आए हैं ना। इतिहास में ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। जनता पार्टी जब खंड खंड हुई, एक खंड इधर गिरा, एक खंड उधर गिरा, उसी में से नेता निकले ना। और उसके बाद क्या हुआ, क्या विचारधारा थी? सिंगल मैन या सिंगल फैमिली पार्टी बन के सब रही। यही तृणमूल कांग्रेस से टूट के आई थी ना, उस दिन भी तो यही चीज हुआ था, यही विधायक इनके साथ आए थे, शरद पवार जी के साथ भी वही विधायक गए थे। उसी एनसीपी में अगर दोबारा टूट होती है तो फिर इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों? कांग्रेस के भी खंड खंड हुए हैं, सोनिया गांधी के नेतृत्व आने के बाद पार्टी थम गई, थोड़ा सा आप ये कहिए। इसीलिए लीडरशिप और साथ में एक विचारधारा होना और संगठन मजबूत होना यही दिखाता है। जब आपको हार का सामना करना पड़ता है, उस समय आप कितना संगठित हैं। नहीं तो पावर के बहाव में सभी लोग बहे ही जा रहे थे, टीएमसी में देखा ही गया है। अब यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल में स्पीकर के रोल को बड़ा अहम मानता हूँ। चीजें तो सामने आनी देखिए चालू हो गई है पहले दिन से ही। उनके प्रवक्ता टीवी पर आने के तैयार नहीं है कि पता नहीं पार्टी का कौन सा खेमा कब मजबूत होगा, कौन हमसे नाराज होगा, मेरी कही गई बात किस रूप में जाएगी। काफी चैनल से मुझे यह फीडबैक मिला कि टीएमसी के प्रवक्ता नहीं आ रहे। अब स्पीकर के सामने अगर ये सवाल आता है कि ये हस्ताक्षर फर्जी हैं, या फिर सीआईडी हालांकि बंगाल जांच कर ही रही है, या हमारा यह समर्थन है, उस समय भी आपको एक राजनीति देखने को मिलेगा कि भाजपा ये। लेकिन हर क्षेत्रीय दलों को जो कि एक व्यक्तिवादी है, उसको अब इस चीज का विपक्ष में नहीं ढूंढना चाहिए, खुद की संगठन में इसका जवाब ढूंढना चाहिए कि क्या हिरार्की है, किस तरीके से लोग चुन के आते हैं। क्या एक व्यक्ति तय करता है तो जिस दिन वो व्यक्ति कमजोर होगा उस दिन काफी लोग खड़े होंगे। पार्टी में तो सबका खून पसीना बहा है। जी राखी जी। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ राखी मैम देखिए, दो मूल रूप से दो पॉइंट हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का बढ़ता जनाधार क्षेत्रीय दलों पर क्या लटकी है तलवार, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आप अमूमन जितने भी स्टेट्स हैं आप देखिए, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, क्षेत्रीय दल तो है ही। अभी क्योंकि कुमार विवेक जी कांग्रेस का भी जिक्र कर रहे थे, तो ये क्षेत्रीय दलों के साथ जो अन्य दल हैं उनके लिए भी मंथन का विषय बिल्कुल बनता है कि आपको किस तरीके से आगे के इलेक्शंस में जाना है, किस रणनीति के साथ आपको डबल इंजन की सरकार जहां जहां है या बीजेपी है उनको बीट करना है। ये उनका मंथन का विषय है। लेकिन अब
पश्चिम बंगाल की भी हम इसके साथ दूसरा मूल प्रश्न है, क्या टीएमसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? इसलिए ये पॉइंट उठा क्योंकि ममता बनर्जी के अलावा किसी को भी क्या आंकें, अपना ही विरोध इतना हो चुका है उनका, और जो स्थितियां आज बनी हैं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। कैसे आप देखती हैं? देखो राखी, एक बात तो आपको समझनी होगी कि बहुत पहले से जब भी मैं डिबेट में आती हूँ तो हमेशा मैंने कहा कि क्षेत्रीय जब आप राजनीति में उतरते हैं और वहां खासतौर से जैसे आप नेशनल पार्टी के तौर पे कांग्रेस हर जगह उतरी और उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को अहमियत नहीं दी, अपनी पावर्स को अपने फुल प्रूफ तरीके से अपने एक रणनीति के तौर पे लड़ने की कोशिश की, तो क्षेत्रीय पार्टी का भी नुकसान हुआ, कांग्रेस का भी नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं आराम से एक जीत जो है बीजेपी के पाले में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि क्षेत्रीय पार्टी के अंदर फूट, तो ये फूट अब बहुत पहले से इसकी नींव डाली जा चुकी है। अगर आप याद करें, जब इलेक्शन की तैयारी चल रही थी बीच में भी हमने कई बार ऐसी सुनने को खबर आई है कि हाँ भाई जो है नेता अब शायद जाके इस तरह से बात मिल जाए, कुछ केस ऐसी उठ रही है, कुछ ईडी की बात चल रही है, कुछ इस तरह की। आप याद कर लो आम आदमी पार्टी के साथ क्या, ठीक है, पंजाब के आम आदमी पार्टी के साथ क्या, तो सिमिलरली यहाँ पे भी तोड़ने की राजनीति तो बहुत पहले से चल रही थी, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं जो खुल के आ रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि किस तरह से और तरीके से, क्योंकि अभी तो एक जीत हासिल हुई है लेकिन अभी भी लोगों के अंदर जो लोगों की जो एक बोलो पॉलिटिकल अप्रोच है अपने नेतागण के जरिए ममता बनर्जी को फेवर करने का या टीएमसी को फेवर करने का, उसमें डिस्प्यूट डालने के लिए अभी सबसे ज्यादा हमारे पास इजी टॉपिक क्या है। आप एग्जाम्पल ले लो, बिहार का नीतीश जी ने निशांत को आगे खड़ा किया, ठीक है, लोग कभी भी निशांत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर बोला जाएगा कि उसको अध्यक्ष के रूप में, लेकिन वहां पे बात आ गई कि पार्टी बिल्कुल खत्म हो रही है तो लोगों ने निशांत को भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो पार्टी का बुनियाद तो नहीं था, निशांत भी होने से होगा। लेकिन वो चीज जो नीतीश कुमार ने किया है वो अगर इमेजिन किया जाए कि निशांत कर देगा और उसके अल्टरनेट में खड़ा हो जाएगा तो वो तो पॉसिबल है। सिमिलरली लोग आज नई डेवलपमेंट की सोच रखते हैं, बहुत सारी सोच होती है जो एक चीजों को लेके साथ चलती है, जैसे ममता बनर्जी की सोच हमेशा चीजों को लेके साथ में चलने की है। वहीं आप अगर बात करेंगे अभिषेक बनर्जी, बहुत सारी ऐसी चीजों को आप अगर स्टडी करेंगे तो उनमें काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी एक तुरंत में इफेक्टिव लाने के लिए, तुरंत में चीजों को करने के लिए हड़बड़ाहट जैसा एक आप बोलिए कि सोच उसमें शामिल रहता है। तो जो भी इंसान सेंसिटिवली सोचेगा अपनी आवाम के बारे में, वो धैर्य के साथ सारी चीजों पर निर्णय लेता है और सारी चीजों को करता है। तो वो डिफरेंस जो है वही डिवीजन का सबसे बड़ा, यानी आप एक बोल रहे जनरेशन गैप यहाँ पे हमेशा आ रही है एक डिवीजन के रीजन में। अब ये डिवीजन के रीजन में ये जनरेशन गैप आ ही क्यों रही है, क्योंकि चीजें पीछे से बहुत ज्यादा बूस्टेड है, पार्टी के अंदर भी हो, अभी भी बहुत सारी जगह से मैं बता रही हूँ आपके नेशनल चैनल पे मैं ये अनाउंस कर रही हूँ कि बीजेपी के जरिए ही बहुत सारी ऐसी पार्टी अभी बनाने की बंगाल में बात चल रही है, और जहां ये पार्टी वर्कर्स को हाथों हाथ लिया जाएगा ताकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बी पार्टी भी वहां पे रेडी रहे नेक्स्ट इलेक्शन के पहले। और इसी वजह से ये सारी तोड़ फोड़ की और पार्टी के अंदर तोड़ने की श्रृंखला है, क्योंकि जिस टाइम से ये विजय की पार्टी और इससे पहले भी जो एग्जाम्पल हुआ था आम आदमी पार्टी का, ये कहीं ना कहीं पार्टी के माइंड में है कि अगर हमें बिल्कुल ही रिवॉल्व करना है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी पार्टी की रूपरेखा को बढ़ाना है, तो एक तो छवि बन चुकी है बीजेपी की, लेकिन एक और पहले एआईएम को कहा जाता था, अब एआईएम सब के बस एक जगह रह गया और उसकी स्टैंड अब बिल्कुल ही क्लियर रहती है कि हाँ भाई वो बी पार्टी हो चाहे नहीं हो, बट व्हेनेवर वो फाइट कर रहे हैं वो ऐसे जगह पर फाइट करेंगे जहाँ पे पॉलिटिकली चीजें डिस्ट्रीब्यूट होके खत्म होंगे। अब इन्हें एक नहीं चाहिए, और इसी नई चीज को डेवलप करने के लिए बहुत ही अंदरूनी तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी क्रिएट किया जा रहा है।
और इससे ज्यादा मैं अभी पार्टी के साथ मतलब न्यूज चैनल पे बता नहीं सकती। तो ये सारी जो चुटपुट घटनाएं यहाँ हो चाहे वहां हो चाहे किसी भी स्टेट में हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि नाउ पार्टी इज लुकिंग फॉर ए वेरी स्ट्रॉन्ग बी पार्टी टू स्टैंड बिफोर द इलेक्शन ऑफ 2020। ठीक है मैम, ठीक है, वापस आऊंगी जल्दी से आप पे। श्रीवास्तव जी, तृणमूल को जो एक चोट लगी है, एक बड़ा विस्फोट हुआ है, वाकई में ये एक चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि जब अपने जाते हैं और जिस तरीके से एक लंबा समय सत्ता में रहने के बाद एक तो सरकार गई, सरकार बनने के बाद भी एक बड़ा चेहरा ममता बनर्जी खुद हैं, टीएमसी की पहचान ही उनसे है, उनका खुद का चले जाना या सत्ता से बाहर हो जाना, फिर अपने लोगों की बगावत, क्या वाकई माने कि टीएमसी पूरी तरह से खत्म हो गई है या हो जाएगी? और दूसरा, क्षेत्रीय दलों को जो लेके हम बात कर रहे हैं, क्या मत आपका है? राखी, यहाँ दो तीन बातें समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, आप देख रही होंगी कि तृणमूल कांग्रेस में आप जितने भी जो रीजनल पार्टियाँ थीं, उनमें एक सबसे मजबूत पार्टी के रूप में थी और वेस्ट बंगाल में 15 साल तक शासन था। जब इस चुनाव में उनको शिकस्त मिली तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर एक बगावत वाली बात जो की जा रही है, बार बार बगावत इसलिए नहीं हो रही है कि वहाँ पर बगावत के लिए लोग तैयार बैठे हैं। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी अपना खुद चुनाव हार गई, ऊपर से दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को चलाने के लिए जो उनका जो पहले का रवैया है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, टूटेंगी कौन सी पार्टियाँ? ऐसी पार्टियाँ जो रीजनल पार्टी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप जो है शिवसेना किस तरह से टूटी, इसी तरह से शरद पवार एक मजबूत नेता थे महाराष्ट्र के, वहाँ भी पार्टी दो फाड़ हो गई। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई टूट होने वाली नहीं है। उसका एक कारण भी है, क्योंकि वहाँ लीडरशिप और वहाँ संगठन दोनों एक साथ, तो वहाँ टूटने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर तो क्या व्यक्ति विशेष के नाम पर पार्टी है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर वहाँ शरद पवार की पार्टी हो। थोड़ी सी समाजवादी पार्टी को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन शरद पवार, शिवसेना, उद्धव गुट और ये हुआ तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी। अब धीरे धीरे आप देखिए, बीजू जनता दल के बारे में आप देखिए, नवीन पटनायक जैसा मजबूत नेता और एक तरह से जो है किस तरह से उसको हार का सामना करना पड़ा। तो अब क्या हो रहा है कि जो नेता जो इन पार्टियों में है, अगर उनका लीडर कहीं न कहीं डिफीट उसको मिलती है तो पार्टी के लोग छोड़ के भागने की तैयारी में हो जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकता है, पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है लोगों को जो है बहुत सारी ईडी, सीबीआई तमाम चीज़ों का डर भी सता रहा हो। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा। इनके अलावा भी अगर आप देखिए, अब आने वाले समय में इक्का दुक्का, आप आम आदमी पार्टी जो बोलते थे कि सबकी पार्टी टूटेगी, लेकिन आम आदमी के लोग नहीं टूटेंगे, एक साथ जो 7 राज्यसभा सांसद चले गए। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखिए तो धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व इसी तरह से समाप्त होगा। और आने वाले समय में अब ये मजबूत होने की स्थिति में, आप बंगाल की बात कर रही हैं, तृणमूल कांग्रेस के लिए ये झटका जो है अब सहने लायक नहीं है। चुनावी हार जीत तो होती रहती है, पार्टी हारती है जीतती है, इनकी सत्ता आती है उनकी नहीं आती है, लेकिन पार्टी के अंदर जब विस्फोट हो जाता है और पार्टी के अंदर के नेताओं को, वो भी आप देखिए बता रहे हैं कि 80 में से 58 लोग, 58 लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती तो हमको लगता है कि वेस्ट बंगाल में ऐसी एक तरह से मान के चलिए कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है डैमेज कंट्रोल हो जाए, क्योंकि कारण ये कि ममता बनर्जी एक स्ट्रांग लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस की, और वो लोगों के मन में अभी भी हैं। शायद ये लोग वापस भी आ जाए, लेकिन जो हालात हैं उससे कोई इसकी संभावना नहीं बनती। एक सबसे बड़ा सवाल है राखी कि ये जब सारे दल, अगर मान लीजिए धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त होगा, तो आखिर दल कौन लड़ेंगे, आमने सामने किसको आना पड़ेगा? भाई कांग्रेस और भाजपा 2 राष्ट्रीय दल हैं, और तीसरा जो है आम आदमी पार्टी है, उसकी हालत आप देख रही हैं। तो ले दे करके ये ममता बनर्जी जो आज कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाना चाहती हैं, पिछले दिनों में आप देखिए जब इंडिया गठबंधन बना तो उस समय कहाँ पर राहुल गांधी को कोई स्पेस नहीं दे रही थी। आज ज़रूरत पड़ गई, तो राजनीति में नफ़ा नुकसान पहले से सोच के चलना पड़ता है। आज ज़रूरत उनको राहुल गांधी की है, इसके पहले नहीं है। तो राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए एक स्पेस बंगाल में मिलता है। अब वो कैसे मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये कांग्रेस की एबिलिटी पर है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनकी लगातार जीत,
उनका गठबंधन भी काफ़ी मजबूत है एनडीए। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखिए तो आने वाले समय में हमें लगता है कि क्षेत्रीय दलों में जो एक तरह से किसी एक नेता विशेष के ऊपर पार्टी बनी हुई है या जो आइडियोलॉजी को न लेकर के उनके साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसी पार्टियों का अस्तित्व लगभग 25 साल तक सत्ता में गठबंधन की सरकारें रही हैं। इसके बाद जो लगातार जो है एक दल की सरकार है, अब धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त होने की ओर है। अब रही बात है कि हो सकता है कि कोई, ये तो राजनीति है, कब क्या परिवर्तन होगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हालात हैं आज की डेट में, और जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा, तो आज की डेट में स्थिति जो तृणमूल कांग्रेस की जो है, जो शिवसेना उद्धव गुट और ये शरद पवार गुट और इन गुट से ज़्यादा खराब दिखती है। कारण ये है कि वहाँ पर अब कोई व्यवस्था सामने नहीं है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह की आगे की राजनीति चलती है, या इंडिया गठबंधन के ये जो क्षेत्रीय दल हैं क्या साथ रह पाते हैं, इन सब का एक बड़ा सवाल है। या कांग्रेस को जो सीधे सीधे एक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से आमना सामना करेगी, तो ये भी एक समझने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अभी कनेक्ट नहीं है। अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। अनम्यूट हूं मैं। हाँ सर, देखिए कहते हैं ना कि जहाँ सत्ता सरकार होती है वहाँ एक मजबूत विपक्ष होता है, तभी राजनीति का मजा होता है। सर यहाँ पश्चिम बंगाल की जो स्थितियां दिख रही हैं, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही अलग हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खैर बहुत अच्छी बात है कि वेस्ट बंगाल आपका है और आपको सुनार बांग्ला बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी ये उठापटक हुई है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमें किसी को वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है, हम टीएमसी से किसी को नहीं लेंगे, हम अपने ऑलरेडी बहुमत में हैं। लेकिन सर फिर भी स्थितियां परिस्थितियां आने वाले समय के लिए, लोकसभा और राज्यसभा से लिए अपकमिंग में बहुत टाइम है राजनीति के लिए, अभी कभी तो ज़रूरत किसी की पड़ती है और कोई आना भी चाहता है तो क्या उसे नकार देंगे? और वाकई में जिस तरीके से पूरा ग्राफ दिख रहा है, क्षेत्रीय दलों को आप व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं? राखी जी, पहली बात तो ये है कि हम जो हमारी नीति रीति में विश्वास करता है उसका हमारे पास स्वागत है। हम कभी भी तोड़फोड़ के राजनीति में विश्वास नहीं करते। और टीएमसी टूटी है तो अपने कर्मों से टूटी है, अपने अंदरूनी विवाद से टूटी है। अब टीएमसी में कौन कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, बागी गुट अपना गुट के उनके अपने फैसले का करने का मामला। लेकिन आज जो ये बिलख रहे हैं, कांग्रेस से कौन टूटे थे? ममता। कांग्रेस से कौन टूटे थे? शरद पवार। यानी जो लोगों ने कांग्रेस को तोड़ करके अपनी पार्टियां बनाई हैं, आज उनकी पार्टियां टूट रही हैं, तो वो बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? अभी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग टूटे हैं, 60 लोग जो हैं वो चले गए, उन पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप है। वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए ममता से दूर जाकर पार्टी बदल रहे हैं, बीजेपी को समर्थन करेंगे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं इस आरोप में एक बात पूछना चाहता हूँ, ये तो तुम कहो कि 60 के 60 विधायक जो तुम्हारे थे वो सब करप्ट हैं, तुम्हारे शासनकाल में करप्ट हैं, तुम्हारे शासनकाल में उन्होंने करप्शन करा है। मतलब मेरा स्पष्ट कहना है कि जब वो तुम्हारे पास है तो ठीक है, अगर वो तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो करप्ट है। तो ये सब चीजें नहीं चलने वाली। दूसरी, जनता एक बात को देख चुकी है कि ये भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी कह लो, बल्कि मैं क्षेत्रीय पार्टी कह लो, परिवारवाद की पार्टी कह लो, या वन मैन शो पार्टी कह लो, ये सब पार्टी अपने हित के हिसाब से कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर अटकती भटकती रहती है। वो सिर्फ अपना फायदा देखती, वो देश का फायदा नहीं देख रही, प्रदेश का फायदा नहीं देख रही। तो जनता को फिर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से अछूती है, जो निश्चित तौर पर क्षेत्र के लिए काम करेगी, यानी बंगाल के लिए काम करेगी, यूपी के लिए काम करेगी, स्टेट में काम करेगी, केंद्र के लिए काम करेगी। तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट। ये सिर्फ राजनीतिक सोच का जो राजनीतिक दिवालियापन है। और जो एक वो आरोप है कि भाजपा क्षेत्र लोग खा जाएगी, भाजपा किसी को भी नहीं खाएगी। अगर वो खत्म होंगे तो अपने कुकर्मों से खत्म होंगे, खत्म होंगे तो अपने परिवारवाद से खत्म होंगे, खत्म होंगे तो अपनी तानाशाही से खत्म होंगे। अब चाहे केजरीवाल की बात करो, निश्चित तौर पर केजरीवाल के सारे साथी एक एक करके सारे टूट गए हैं, कुछ घर बैठ गए, कुछ दूसरे कामों पर लग गए, कुछ बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन तानाशाही आज भी खत्म नहीं है।
जब तक अपने साथियों का सम्मान नहीं करोगे, अपने साथियों को साथ लेकर नहीं चलोगे, अपने साथियों की बात नहीं सुनोगे और उसके बाद में आपकी पार्टी टूटती है, आप उसका बीजेपी पर आरोप लगाएं, तो वो तो निश्चित तौर पर गलत है। आज ना देश परिवारवाद की पार्टी स्वीकार कर रहा है, ना देश एक आदमी की पार्टी स्वीकार कर रहा है। देश अगर स्वीकार कर रहा है तो उस पार्टी को स्वीकार कर रहा है जिसमें आज भी लोकतंत्र है, जो सबकी पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, देश के लिए काम कर। और इस तरीके से जैसे टीएमसी को सही मायनों में, तो जिस टाइम टीएमसी की सत्ता थी तो अभिषेक बनर्जी ये बात कहते थे अमित शाह जी को 4 मई के बाद में, आप देश के गृह मंत्री को चैलेंज देते थे कि 4 मई के बाद में आप बंगाल में ठहर के दिखा। आज बंगाल के लोगों ने ही उनको इसी हालत कर दी कि ना बंगाल से भी हारे, अपने पार्टी से बाहर हुए। तो एक स्थिति के वो खुद जिम्मेदार हैं, इसमें कोई हम जिम्मेदार नहीं है। और हम तो निश्चित तौर पर पहले से एक बात कहते आए हैं कि जो व्यक्ति हमारी पार्टी के नीति रीति से सहमत है, हमारी पार्टी के नीति के साथ चलना चाहता है, हमने कभी किसी के द्वार बंद नहीं किया, लेकिन किसी को तोड़ करके हम अपने यहाँ नहीं ला रहे, ना हम अपने लाएंगे। और जनता ने जिस तरीके से, सही मायनों में राखी जी, मैं एक सच्चाई कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने जिस तरीके से टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं के साथ व्यवहार करा है, वो सही मायनों में पूरे हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी है कि अगर आप भ्रष्टाचार करोगे, कटमनी का इस्तेमाल करोगे, तो जनता किसी को भी नहीं बख्शेगी। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा, हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा। राखी जी एक सेकंड, मैं इस बात, जो बंगाल की जनता जो बंगाल की जनता टीएमसी के नेताओं के साथ कर रही है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका गुप्त संदेश ये भी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देश की सेवा में लगनी चाहिए, प्रदेश की सेवा में लगना चाहिए, अपने हितों को नहीं देखना चाहिए। अगर अपने हितों को देखेंगे तो जो बंगाल में टीएमसी का हुआ है, वो बाकी स्टेटों में बाकी पार्टियों का भी ये सब होने वाला है। आप सिर्फ अपने हित की बात करो। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है अनिल जी, क्योंकि मैं अमूमन जब पहले सब बोल रहे होते हैं तो मुझे इंटरप्ट करना नहीं अच्छा लगता, बट मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि जो हमारी विचारधारा या हमारी रीति नीति से जुड़ता है या मैच करता है, हम उन सबका स्वागत करते हैं, ठीक है सर। तो ऐसे तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स आपके पास हैं, मतलब जब तक कांग्रेस में हैं या दूसरे दल में हैं तब तक वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपके पास आ रहे हैं तो क्या अपना माइंडसेट चेंज करके आ रहे हैं? दूसरी चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर विषय पे थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी कभी टीएमसी के हुआ करते थे, तो टीएमसी के जब होते थे मतलब खराब थे, मतलब अब क्या ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो विचारधारा क्या बिल्कुल बदल गई होगी? हर पहलू पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोल के और बताना चाह रहे हैं। और रही बात, एक और छोटी सी टिप्पणी, टूट फूट की राजनीति, सर सब कुछ बोलिए, ये मत बोलिए कि बीजेपी टूट फूट की राजनीति में विश्वास नहीं करती। दूसरे स्टेट्स देख लीजिए और कहां से कितनी टूट फूट हुई है हम जानते हैं। उस पे इसलिए डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आज का विषय नहीं है, लेकिन कम से कम हम उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के बोलें क्योंकि फिर उस पर ऑब्जेक्शन जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आप दीजिएगा जवाब, तो बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया और। हाँ बोलिए बोलिए, चल जल्दी से बोलिए। हाँ, मैं सर, आपने शुभेंद्र अधिकारी का नाम लिया। हाँ, निश्चित तौर पर शुभेंद्र अधिकारी जब टीएमसी में थे तो टीएमसी की नीति रीति का समर्थन करते थे, हम निश्चित तौर पर उनका विरोध करते थे। लेकिन जब वो बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी की नीति रीति पर ही चल रहे हैं। अगर वो टीएमसी की नीति रीति में चलेंगे तो बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो सर वही तो मैं कह रही हूँ, जो जिस दल का नेता है तब तक वो विरोधी है जब तक वो दूसरे दल में है। आ गया तो क्या पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया? ये राजनीति है, सब अपने नफा नुकसान को देखकर एक दूसरे के साथ अदला बदली करते हैं सर, ये हम जानते हैं। तो मैं उस पर नहीं जा रही, सिर्फ आपने जो बात कही थी मैंने उस पर से ये बात बोली। मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि वो टीएमसी की विचारधारा लेके बीजेपी में आए होंगे। सर कैसे आ सकते हैं? कांग्रेस अपनी विचारधारा लेके आपके पास आएगी तो आप थोड़ी रखेंगे, वो तो सब बदलाव करके ही आते हैं और कितने बदल जाते हैं ये हमें पता है। उसके बाद कई लोग तो वापस बैक टू पवेलियन भी हो जाते हैं। तो यही समझ में नहीं आता कि कितनी जल्दी जल्दी विचारधारा बदलती है। बात सिर्फ उस लाइन पे जो आपने कहा उस पर थी, बाकी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं। बीबी शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी
बीवी शर्मा जी, कैसे क्षेत्रीय दलों को क्या उनके अस्तित्व पर हम संकट के बादल देखें, खत्म होने की कगार पर देखें? क्या टीएमसी पूरी तरह से खत्म है? चर्चा का मूल उद्देश्य और मूल पॉइंट यही है, इसीलिए आपको भी, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और मुझे लगता है यदि क्षेत्रीय दल नहीं होंगे तो फिर आने वाला समय जो होगा, जैसे कि आरपी श्रीवास्तव जी ने भी कहा था कि भाई हम तो फिर कांग्रेस से ही कंपैरिजन करें सबका कि एक बड़े दल के रूप में आप होंगे। जी जी, देखिए राखी जी, जान जो है वो सबको प्यारी होती है। हर आदमी जो भी जिंदा है वो अपनी जान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, अपनी जान की परवाह करता है। अभी ताजे ताजे 2 उदाहरण है, कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला, अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला, और कहा क्या गया, आक्रोशित जनता ने हमला करा है। ठीक है जी, आक्रोशित जनता ने हमला करा, लेकिन कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में। आपने कितने लोगों को गिरफ्तार करा, कितने लोगों को उठा के आपने जेल में डाला, किसी को भेजा, किसी को गिरफ्तार करा, कोई मुकदमा दर्ज करा? नहीं करा। आक्रोशित जनता है, आक्रोशित जनता का नाम देके उनके ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। जो सांसद हैं उनके ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं, बड़े नेताओं के ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। तो छोटे नेताओं को तो डर समाएगा कि भाई कल को हमारे को भी आक्रोशित जनता का नाम देके हमारी भी मॉब लिंचिंग करी जा सकती है, हमें भी हत्या का प्रयास करा जा सकता है। तो जान सबको प्यारी है, और सबने देखा है कि बंगाल में जो बात हुई है और चुनाव खत्म होते ही कितनी भयंकर रूप से हिंसा हुई थी। तृणमूल के दफ्तर जो है वो बुलडोजर लेके पहुंच गए थे कि ये अवैध है, हम तृणमूल के दफ्तर जो है गिराएंगे बुलडोजर लेके, और वो पहुंचे कौन थे? जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, प्रशासन नहीं पहुंचा था। सबने देखा किस तरह से 3 या 4 दिन तक नंगा नाच हुआ है, आगजनी करी गई, मार पीट गया, लोगों को डराया धमकाया गया, ममता बनर्जी के पुतले किस तरह से फूके गए, किस तरह से उनके साथ आचरण करा गया, सबने देखा है। तो जाहिर सी बात है इस टाइम जब वहां पे पूरी ताकत का खेल जो दिखाया गया, मोदी जी का आपको एक वाक्य याद होगा, बदला नहीं बदलाव। लेकिन उन्होंने बोला क्या था? बदला नहीं बदलाव। बदलाव नहीं चाहिए, बदला लेंगे। और ये पूरी तरह बदले की राजनीति हो रही है, क्योंकि उन्हें बार बार ये दीदी ओ दीदी उन्होंने कहा था, तो पिछली बार उन्हें जवाब मिल गया था दीदी ओ दीदी का, सत्ता से बाहर हो गई थी, 77 पर लेके रह गई थी। इस बार उन्होंने बदला पूरा लिया और साथ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे दिया कि बदला ले लीजिए, और वो बदला लेने पे सारे के सारे उतार हुए। कोई मामला दर्ज हुआ है अभी तक? किसी में नहीं, कोई मामला दर्ज हुआ। अब दूसरी चीज आती है जो अनिल जी हमारे कह रहे थे कि रीति और नीति। रीति और नीति में प्रधानमंत्री मोदी जी का वीडियो सबने देखा है, वायरल हुआ। शुभेंदु अधिकारी रिश्वत लेके इस जेब में रख रहे हैं, इस जेब में भी आना चाहिए। जब वो रिश्वत लेते थे, जब वो टीएमसी में थे तो वो रिश्वत लेते थे, अब उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब वो पाक साफ हो गए हैं, बिल्कुल पाक साफ हो गए। अजीत पवार के मामले में भी यही था, जब तक अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे, भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने आगे बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी का हाथ थामा, इमीडिएट उनको जो है मुक्त कर दिया गया। 3 दिन के अंदर उनके सारे मुकदमे खत्म कर दिए गए थे। फिर उन्होंने झटका देके वो वापिस जब वो एनसीपी में चले गए थे, तो उसके बाद ये बीजेपी को थोड़ा सा होश आया, फिर एकनाथ शिंदे वाला काम हुआ। और ये जो बात कह रहे थे कि कांग्रेस में भी पहले टूट हुई है, टूट की बात अलग होती है, तोड़ना अलग होता है। वो लोग अपनी मर्जी से गए थे, उनको किसी ने सामने से किसी ने प्रेशर नहीं दिया था। उन लोगों को लगता था कि हम कांग्रेस से निकल के ज्यादा अपनी पहचान बना सकेंगे। पीए संगमा साहब हुए, शरद पवार साहब हुए, या फिर तृणमूल की ममता बनर्जी, वो सब निकल के गए थे। उनके ऊपर किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला था, अपनी मनमर्जी थी उनकी। कांग्रेस तब भी थी, आज भी है और रहेगी। कांग्रेस कहीं नहीं जाने वाली। कांग्रेस तो बहुत बड़ा समंदर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे, उन्हें भी लगता था कि कांग्रेस में मेरी इज्जत नहीं हुई, वो भी छोड़ के चले गए। जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। आप जैसे हमारे पास और 50 नेता मौजूद हैं। तो जिस आदमी को अपनी जान का जब डर होता है, तो जाहिर सी बात है जान का डर सर्वोपरि है, और उन्हें वहां पे अपनी जान बचानी है। और ये जो कह रहे हैं आज, अभी ये बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अगली डिबेट में मैं आपको दिखा दूंगा ये 58 में से कितने सारे लोग इनका बीजेपी का दामन थाम लेंगे और फिर कहेंगे अरे नहीं कोई बात नहीं, वो तो हमारी रीति नीति में विश्वास करते हैं। रीति नीति क्या है? खाओ और खाने दो। प्रधानमंत्री मोदी जी जितने भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका सीधा सीधा छुपा हुआ मकसद होता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मेरे साथ आ जाओ, बैठो, और फिर मैं तुम्हें खाने दूंगा। चाहे फिर वो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी अजीत पवार हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, कोई भी हो, फिर कोई समस्या नहीं है। सारे के सारे वॉशिंग मशीन में धुल के नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। लेकिन तो बीबी शर्मा जी, ये क्षेत्रीय दल जो है सरवाइव कैसे करेंगे? सर, आप लोग या क्षेत्रीय दल जो हैं, अन्य दल जो हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे? भाई जनता जिता रही है बीजेपी को। हाँ, कांग्रेस के लिए सोचने विषय नहीं है। कांग्रेस तो सर्वाइव कर रही है और पहले से अच्छा गेन कर रही है। अभी 4 राज्यों में हमारी सरकार है, 3 राज्यों में हम सहयोगी के तौर पे हैं। वोट परसेंटेज हमारा लगातार बढ़ रहा है, टक्कर हम इनको लगातार दे रहे हैं और इनको हम लाके रहेंगे। जो हमारे राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी करी है, मैं उस पर फिर से आज जोर दे रहा हूँ कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, और वो सच होके साबित होगा। अब कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चिंता जो है उन्हें करने की जरूरत है जो क्षेत्रीय छत्रप है। जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय छत्रपों का अनाज जो कहते हैं कि हम किसी को नहीं देते, ये बीजेपी तो वो अजगर है जो पहले शिकंजे में कसती है, धीरे धीरे हड्डियां तोड़ती है, फिर उसके बाद साबुत निकल जाती है। आज इनके साथ एनडीए में कौन सा सहयोगी है? इनके साथ नीतीश कुमार जी का हाल देख लीजिए, कहाँ है आज नीतीश कुमार जी? मतलब एक मुख्यमंत्री की सीट जो है वो छोटी पड़ गई, एक राज्यसभा की सीट बड़ी हो गई। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती वो आज कहाँ है? कहीं नजर आती है आपको? शिरोमणि अकाली दल कहीं आपको नजर आता है?
उसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी इन्होंने पार्टी बनवा के पंजाब में अपने साथ मिला के चुनाव लड़वाया था, आज वो कहीं नजर आते हैं। एनसीपी को तो इन्होंने दो फाड़ कर दिया, एनसीपी के नेता कहीं आपको नजर आते हैं। हर जगह इनकी यही खासियत है, दो फाड़ करो, पावर का दुरुपयोग करो, पैसे का दुरुपयोग करो। आपको याद है ना महाराष्ट्र चुनाव में क्या नारे लगे थे, 50 खोखा 50 खोखा 50 खोखा। तो कहीं पैसे से, कहीं धनबल से, कहीं गुंडागर्दी से, हर जगह से इन्होंने तोड़ने फोड़ने का काम करे। शुरुआत आपको याद है गोवा से इन्होंने करी थी, गोवा के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पे। और अब इन्होंने नया पैतरा अपना लिया है कि जो सबसे ज्यादा इनका मुख्य विपक्षी है उसी के वोट काट दो, उसी को हरा दो, तो बाकी जो है उसके पीछे से अपने आप ही हट जाएंगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल के साथ करा, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने सारे वोट काट दिए गए जो उनके फेवरेबल वोट थे, उन्हें वोट नहीं मिले, वो हार गए। अति उत्साह में वो भी हार गए, ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ, अति उत्साह में वो भी हार गई। जाहिर सी बात है इसी तरह से खत्म करने का काम कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी आ रही हो, इसके बाद आप ही लोगों का समय है, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया कुमार राकेश जी की आ जाए, अभी कनेक्ट हुए हैं। कुमार राकेश जी सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, ये जो 58 विधायकों की बगावत हुई है, ये टीएमसी के लिए कितना बड़ा संकट है और क्षेत्रीय दलों के लिए, उनके अस्तित्व के लिए वाकई कितना बड़ा ये संकट है? दोनों तरफ से चर्चा हो रही। देखिए, क्षेत्रीय दलों के लिए मुझे कोई संकट नहीं लगता, क्योंकि कई राज्यों में क्षेत्रीय दल ही राज कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करेंगे। ये एक्चुअली क्या है, तृणमूल कांग्रेस में जो है बादशाहत जो है, जो तानाशाही है, उसके खिलाफ ये बगावत है। और मुद्दा ये है कि जिस तरह ममता दीदी ने इस तरह से आज तक अपने विधायकों को रखा, जाना, समझा, समझाया और चलाने की कोशिश की, उसके बाद उनके जो भतीजे हैं, अब रिश्ता क्या है वो कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अभिषेक जी उनसे 4 स्टेप आगे चले गए। अब जहांगीर खां वाला मामला याद कीजिए, 4 मई के पहले बोले इतना बड़ा दम्भ, इतना बड़ा अहंकार कि हम देख लेंगे, 4 मई के बाद हम आ रहे हैं, एक एक को हम। तो ये जो बदले वाली जो भावना थी, और खास करके हिंदू वोटों को जिस तरह से उन्होंने शोषित करके रखा था, दबा कर रखा था, और जिस तरह लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसका जवाब उनको मिला। अब जहां तक रिपत बनर्जी की बात है, उनके पार्टी में बगावत की बात है, वो भी पहले लेफ्ट से आए थे। तृणमूल कांग्रेस तो कुनबा है कि जो कांग्रेस के जो नाराज लोग थे वो, और लेफ्ट पार्टी के जो नाराज थे वो आकर के तृणमूल में आ गए, वो तृणमूल पार्टी बन गई। और अभी जो उनका सिंबल है उसकी लड़ाई चल रही है कि बड़ा उनका आत्मीय संबंध है। वो ट्रेन जो है, घास और 2 फूल जो है, उन्होंने अपने से स्केच किया था। बहुत अच्छा स्केच बनाती है ममता, बहुत अच्छा पेंटिंग भी करती रही है, अच्छी पेंटर भी रही। तो वो भी एक उनका आत्मीय संबंध था, उसको लेके मारामारी चल रही है। विपत बनर्जी ने इतना भरोसा किया कि राज्यसभा भेज दिया। तो मुद्दा ये है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका सेवा लक्ष्य है, देश लक्ष्य है या पार्टी लक्ष्य है? एक तृणमूल कांग्रेस का जो होना है सबको दिख रहा है, क्योंकि जब कैडर बेस्ड होती है कोई पार्टी तो उसका हर्ष यही होता है। जैसे लेफ्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी में इधर उधर वाली बहुत कम इस तरह की बातें होती है। वो समर्पित कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है लेफ्ट, भले उस सरकार में रहे न रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात है या भाजपा की बात है, जो कैडर बेस्ड पार्टी होगी उनके साथ ऐसा नहीं होगा। अभी शर्मा जी का मैं बादशाह संभाषण सुन रहा था कांग्रेस के बारे में, तो जो कांग्रेस थी 1947 के पहले, 47 के बाद, फिर 69 के बाद, फिर 71 के बाद, फिर 77 के बाद, फिर आप देखिए 80s के बाद और 98 के बाद। तो ये जो 98 वाली जो कांग्रेस है, इनको पुराने कांग्रेस और कांग्रेसों से रूट से कोई मतलब नहीं है, यदि उसको ऐतिहासिक तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो। और आज जो है इंदिरा कांग्रेस है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बोलते हैं, लेकिन पुरानी कांग्रेस नहीं है। गाय बछड़ा था पहले, कितने सिंबल बदले, लेकिन जो अब शेष बचा है उसी की बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात लगी शर्मा जी को, बहुत ही आशान्वित लगे। इतने आशान्वित तो राहुल गांधी भी बेचारे नहीं है, सोनिया जी भी है, जितना इन्होंने आशाओं से भरपूर तथ्यों को रखा कि हम 4 राज्यों में हैं, उसके अलावा फिर हम हमारा प्रतिशत बढ़ रहा है, हम ये है। लेकिन अंदरूनी जो स्थिति है, जो नेतृत्व को लेकर, उस पर बेचारे ने प्रकाश की डाला। क्या उनकी मजबूरी हो सकती है। रही बात क्षेत्रीय दलों की बात है, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की क्षेत्रीय दल में परिवर्तन हो सकते हैं। आज की स्थिति में करीब करीब वही है, वोट परसेंटेज कारण थोड़ी सी बची हुई है। रही बात की
क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। आप देखिए आंध्रा में देख लीजिए, आप तेलंगाना में देखिए, चाहे आप केरल में देखिए, चाहे आप तमिलनाडु में देखिए, हर जगह अपने अपने क्षेत्रीय दल, बिहार में भी है। जनता दल यू राष्ट्रीय पार्टी कहलाती थी, लेकिन अभी क्या है, गुजरात में भी कुछ है। आम आदमी पार्टी का हर्ष क्यों हुआ? उसी तर्ज पे था, ममता दीदी के तर्ज पे था कि जो हम तानाशाही वाली जो प्रवृत्ति है, मैं एक हूँ दूसरे नास्ती, मायावती जी का क्या हर्ष है आज की तारीख में देखिए। अब वो धीरे धीरे गेन कर रही है, या तो जातिवाद या फिर अहंकार जब आता है ना कहीं से, हमारे भारतीयता की सनातन जो हमारी संस्कृति है वो, उसमें जहाँ भी अहंकार है ना, वैसे ईश्वर का आहार है। किसी में भी हो दम्भ, वो नहीं टिकता, नहीं चलता, वो नहीं चलेगा, किसी भी दल में हो, किसी भी दल में हो। तो ये आप दो प्रकार का सवाल था कि तृणमूल का जो होगा, तृण से उड़ेगा कि मूल से उड़ेगा, आने वाला समय बताएगा। उसका हर्ष हम लोग देख चुके हैं। रही बात क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व की बात है, तो अभी तृणमूल खत्म कहाँ हो रहा है? तृणमूल तो है ही। और साबिक भट्टाचार्य जो है पश्चिम बंगाल के भाजपा के, उन्होंने कहा दिया कि हमारा भाजपा का तृणमूलाइजेशन हम नहीं करेंगे। तो वो बिल लिया, बात कर दिए, बात अलग है। रही बात शुभेंदु अधिकारी की, वो भी पहले तृणमूल में थे, पहले भी पिछली बार बीजेपी चुनाव लड़ी, करीब 24-25 लोग तृणमूल से आए। तो एक्चुअली ये परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन आप उस कैडर में आते हैं तो अपने को आत्मसात कितना करते हैं वो भी देखने समझने की बात है। उसी के तर्ज पे आगे चीजें बढ़ती हैं, राजनीतिक भी, सत्ता भी, प्रशासन भी, व्यवस्था भी, ये सारी चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसी का रूप ये चीजें चल रही है। ममता जी के साथ कहे कि अब चुनाव भी हार गई है, करे तो क्या करे? पिछली बार नौटंकी करके पैर तुड़वा करके जीत गई थी। ठीक है, कुमार राकेश जी, एक ज्ञानी घोष थी उनकी, कभी अल्लाह अकबर कर रही थी, धर्म भी कर रही थी, ये भी कर रही थी। तो भाई देश की मूल संस्कृति को इंदिरा गांधी ने जिस तरह से फैसला किया, सेकुलरिज्म जोड़ करके संविधान के मूलाधार आघात किया, उसका उसके ये सब फुटनोट्स है, सब टेंटिकल्स है, सब अलग अलग पार्ट है, जो जहाँ जहाँ। ठीक है कुमार राकेश जी, चलिए मैं वापस आऊंगी जल्दी से, क्योंकि समय की सीमा है और कई सारे मेहमान जो हैं वो समय मांग रहे हैं। आप में से जो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज एक एक करके बात रखिए। हाँ अनिल जी पहले बोलिए आप। मैं राखी जी, एक बात तो यह है कि क्योंकि बंगाल पर चर्चा है, मैं सारे विषय को बंगाल पर केंद्रित रखना चाहता हूं, और मेरे जो कांग्रेस के भाई हैं वो पूरे इंडिया में घूम कर वापिस आ जाए। अब जैसे राष्ट्रीय पार्टी है साहब, हम तो भारत की बात करते हैं, आपके मुंह से खुद निकल गया ना कि हम इंडिया में घूम के वापस आ गए, क्योंकि हम वास्तव में भारतीय हैं, पूरे भारत की बात है, हम सिर्फ एक प्रदेश को लेके नहीं चलते हैं। इसमें बोलने की आदत है क्या? अब प्लीज सुनते आदत नहीं, आपको करेक्शन करने की आदत है। नहीं, मैं बोलेंगे तो गलत सुनेंगे। मैं आपको, फिर आप करेक्शन कर लो, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। पहले आप सारे करेक्शन कर लो, मैं आपको सुन लेता हूँ। भारतीय पार्टी है, पूरे देश का ध्यान रखती है। आप या तो करेक्शन कर लो या पहले सुन लो, आप आराम से सुन लो, फिर सुनने के बाद में करेक्शन कर लेना। पहले शर्मा भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? शर्मा जी मुझे बोलना आता है, भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? ठीक है बीबी शर्मा जी, एक सेकंड रुकिए, मैं जल्दी से समय दे रही हूँ ना, वापस आएंगे, रुकिए। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ नहीं रही बात को। सर आगे ना, प्यार से बात कर रहा हूँ, यही ताकत इन्होंने। ठीक है अनिल जी बोलिए। बीबी शर्मा जी प्लीज रुकिए एक सेकंड। प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। जी आप उत्तर दे दीजिए, हेमंता जी लाना चाहता था, आगे निकल आप उत्तर दे दीजिए, वो भ्रष्टाचारी थे कि नहीं, आप दे पाएंगे? ये डिबेट में शर्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है एक एक करके बोलेंगे बेहतर होगा। अच्छा नहीं लगता सर, छोटे छोटे से थोड़ी है आप लोग की बार बार इंटरप्ट करना पड़े, प्लीज समझिए ना। बीबी शर्मा जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक सेकंड। अनिल जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा, बाकी लोग भी बोलना चाह रहे हैं। राखी जी मैं एक बार स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बाद में सरकार आई तुम वामपंथियों की, और उसके बाद आई टीएमसी की, बंगाल में हमेशा रक्त रंजित राजनीति हुई है, हमेशा लोग मारे गए हैं। अभी बीजेपी में 321 कार्यकर्ता मारे गए, कांग्रेस की 100 कार्यकर्ता मारे। अगर इस तरह सत्ता परिवर्तन अगर मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, गुजरात में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, जहां पर हमने कांग्रेस को की जगह हम आए हैं, वहां पर कोई ऐसा रक्तचाप नहीं हुआ, वहां ऐसी गुंडागर्दी नहीं हुई है। आप सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो, आप ये करो कि जैसा बीज बोया है वैसा फल काट रहे हैं, और इनके अधीर रंजन जी ये बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप पहले अधीर रंजन से बात करो कि वो क्या कहना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि आपने कहा कि लोग निकले, हमने नहीं निकाले। कांग्रेस से वो लोग निकले जो कांग्रेसी तानाशाही से परेशान होकर के वो निकल के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई।
तो मैं तो, जब तुम कांग्रेसी तानाशाही से निकल के अपनी पार्टी बना रहे हो, जब वो पार्टी तुम तोड़ रहे हो, तो अगर तुम्हारी पार्टी टूट रही तो तुम्हें किस बात का दर्द? यानी तुमने भी तानाशाही करी और तुम्हारी पार्टी बाहर निकल रही है। एक बात को बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेसी ताना, इसका मतलब यह तानाशाही कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी, लोकतंत्र सब जगह बर्दाश्त होगा। एक परिवार की कहीं नहीं चलेगी, परिवारवाद नहीं चलेगा, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा। ठीक है अनिल जी, लोकतंत्र चलेगा, सबको साथ सम्मान लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है अनिल जी, ठीक है। बीबी शर्मा जी बोलिए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए सर। बस कंप्लीट मैडम यही करना है मुझे। तो इनकी जो बातें मैंने सुनी, बहुत इन्होंने परिवारवाद की बात करी है। मैं परिवारवाद पे अगर हम लंबा जाएंगे तो फिर अभी इन्होंने महाराष्ट्र इसके बिहार के मंत्रिमंडल का गठन देख लीजिए। परिवारवाद की आप ये बात करते हैं तो परिवारवाद कहाँ से नजर आता है आपको? सारे के सारे परिवारवादी भरे पड़े हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्री में देखें तो सारे परिवारवादी भरे पड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा नोएडा से विधायक है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। परिवारवाद की बात बांसुरी स्वराज से ना करी जाए तो ज्यादा अच्छी है। परिवारवाद की बात तो ये इनके लिए मायने नहीं रखती। परिवारवाद ही बात करते हैं, लेकिन उसी चीज को सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। और रही बात जो इन्होंने करी, वोट डकैती जो इन्होंने बिहार में दिखाई कि जो बोया बबूल का तो आम कहां से खाएं, वही वाली बात है। इन्होंने पूरा बदला लेने का राजनीति वहां पे करी है। सबको डरा दिया, धमका दिया। गुजरात में आपको याद होगा, गुजरात में एक हमारे नेता खड़े हुए थे, बहुत हमारे फेवर में आए थे, और उनको इन्होंने डरा धमका के बिल्कुल चुप करा दिया। पाटीदार याद है? एमएलओ के फर्जी साइन कर दिए, हमने कह दी थी। टीएमसी एमएलओ को फर्जी साइन कर, ये भी हमने कह दिया था क्या? एमएलए के कौन से फर्जी साइन हुए? कौन इंक्वायरी कर रहा है? साबित हो गया? ये भी हमने कह दिया था क्या? साबित हो गए? बारे में बता दो आप। साबित हो गए हैं? आप बता दो ना। साबित हो गए हैं? राज्य की सीआईडी अभी कर रही है उसकी जांच। राज्य की सीआईडी जांच करेगी और निष्कर्ष आएगा। ठीक है अनिल जी और बीबी शर्मा जी रुकिए। कुमार विवेक जी बोलिए। जी, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस की स्थिति पर दया आ रही है मुझे। इतना तो तृणमूल के प्रवक्ता नहीं उसको डिफेंड करने के लिए उनको। अरे आप, अरे मैं मेरी बीबी शर्मा जी रुकिए प्लीज एक सेकेंड। नहीं फिर डिबेट में किस लिए? फिर डिबेट में किस लिए? बीबी शर्मा जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज सुनिए। किसी की एहसान तले नहीं दबती। कांग्रेस अपने दम रखती है, अपना दम है कांग्रेस के पास। बीबी शर्मा जी प्लीज, अच्छा नहीं लगता है सर, प्लीज देखिए वो बीच में नहीं बोले थे प्लीज। आज चिल्लाने का मूड में नहीं हूँ शर्मा जी, चिल्लाने के मूड में नहीं हूँ। सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके अंदरूनी मामले में एमएलए ने किया नहीं किया, मामला तृणमूल का है। और कांग्रेस जिस तरीके से बिलबिला रही है, कांग्रेस मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता, मैंने बीबी शर्मा को तो बोला। सुनिए, आप सुनिए, अरे सुनिए, समय बीबी शर्मा जी प्लीज, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, मत करिए प्लीज। शर्मा जी चुप हो जाइए। राखी जी, मैं जो टॉपिक था जिससे डिबेट चालू की थे उस पर आते हैं। हमारा बस एकदम बहुत छोटा समय में ये बात कहता हूं कि ये केवल चुनावी हार का संकट नहीं है। ये मैं जो मानता हूं कि नेतृत्व और संगठन में जो एक विश्वास होता है ना, उसका संकट है। जब भी कोई दल लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द चलता है ना, तो जब ये लीडरशिप का जो चेंज होता है वो सबसे बड़ा चुनौती होता है। और टीएमसी की स्थिति उन्हीं सभी क्षेत्रीय दल के लिए, मतलब टीएमसी की जो स्थिति है उन सब क्षेत्रीय दल के लिए एक चेतावनी है, जो कि इन संगठन से ज्यादा किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है। बाकी लोकतंत्र में अगर मजबूत होना है तो लोकतंत्र तो संस्थाओं से ही मजबूत होगा, नेताओं से तो फिर वो एनार्की वाली ही बात है। मुझे बस इतना ही कहना था। शर्मा जी बोलते रहे। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए राखी, जहाँ तक व्यक्ति का सवाल है, बिल्कुल कोई भी पार्टी हो, एक नेता तो होता है और नेता के पीछे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से जीरो कर दिया जाए उनको। जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, हमें लगता है कि वेस्ट बंगाल में एक जो पोजीशन जो सामने आ रही है, एक चेतावनी है अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए। और वो चेतावनी इसलिए कि अगर जहाँ पर उनकी सत्ता है, जहाँ पर लगातार वो काबिज हैं, वहाँ पर अगर टूट फूट होती है हारने के बाद, तो ज़रूर सवाल खड़ा होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम फ़ायदे का सौदा है। सौदा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग ये टूट फूट कर रहे हैं, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रहेगी। और सीधी बात है कि चूंकि यहाँ टूट फूट होने वाली नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी हो रहा बाहरी हो रहा है, और ख़ास करके क्षेत्रीय दल प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर पूरे जितने राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें थी, आज देख लीजिए एक केवल जो है आप झारखंड को देख लीजिए, बस इसके अलावा कहीं भी, और वो भी कब तक चलेगी हमें नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है,
पहले क्या होता था, लोग ऑपरेशन लोटस कहते थे और लोग टूट करके आके मिल जाते थे, लेकिन आज की स्थिति दूसरी है। भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है और वो आपस में ही लोग झगड़ के तय कर लें। तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में कौन से दल सर्वाइव करेंगे। निश्चित रूप से जनता का ध्यान जो होगा राष्ट्रीय दलों की तरफ होगा, और राष्ट्रीय दल अब कौन कितना अपने आप को मजबूती से सामने खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या कांग्रेस उतनी मजबूती से आती है, ये भी समझना होगा। और पूरे देश में अब जो आने वाला समय है, लगता है क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे सिमटना शुरू हो गया। ठीक है, हाँ जकिया जी कुछ कहना चाह रही है मैम, थोड़ा जल्दी से। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जहां तक बात रहा कि अभी टीएमसी का क्या रह जाएगा, अस्तित्व तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा या क्या होगा, तो इसमें बहुत जल्दी है किसी भी चीज को बोलने के लिए, क्योंकि डेफिनेट सा बात है कि ममता बनर्जी है अपने क्षेत्र में ऐसी नहीं है कि बस कुछ नेता इधर से हुए, कुछ रीजन के वजह से हो रहे हैं या जो भी रीजन के वजह से, उनके बिहाफ में जो लोगों का उनके लिए प्यार है वो खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली अभी टीएमसी के लिए बहुत सारी चीजें हैं जहां पे वो अपने स्टैंड को स्ट्रॉन्ग करके उभर सकते हैं, और वेट एंड वॉच वाला चीज रहेगा, और मुझे लगता है कि वो उभर के आएंगे। और क्योंकि ये बहुत बड़ी लेकिन एक चीज है, चुनौती है कि नेक्स्ट इलेक्शन के पहले ऐसा ना हो जाए कि बस 2 ही पार्टी रह जाएगी और उसके बाद इलेक्शन में वो जो एक रामागामी चीजें हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सन्नाटे में जारी है। और वो भी राष्ट्रीय वाले जो पार्टी है वो कितना स्ट्रांगली प्ले करती है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने अभी बोला, तो ये बहुत मैटर रखेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ कुमार राकेश जी जल्दी से। अभी मैं सबको सुन रहा था, बात तृणमूल कांग्रेस की हो रही है, क्षेत्रीय दलों की बात हो रही है। क्षेत्र कांग्रेस तो बेचारी है, वहाँ एक दो सीट मिली है, म्यूट है बंगाल में। तो जब बेचारगी की स्थिति में स्वीकारने को तैयार नहीं है कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता कि भाई घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, और बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। भाई राहुल गांधी जमानत पे है ना भाई, कोई राष्ट्र प्रेम में तो जमानत पे नहीं है, सोनिया गांधी जमानत पे है ना, 5,000 करोड़ का घपला है। जमानत की बात कर रहे हैं, ईडी का मामला क्लोज हो चुका है, नेशनल हेराल्ड का मामला क्लोज हो चुका है। गलतफहमी में मत रहिए, जानकारी से दुरुस्त रहा करिए। कौन से कोर्ट में मामला चल रहा है हेराल्ड का, बताइए, खत्म हो गया नहीं हो गया? ईडी को फटकार पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? अरे कहाँ खत्म हुआ? कैसे कह रहे हैं जमानत पे है? कहाँ खत्म हुआ? आप जानकारी रखिए तो है कीजिए। अरे आप अपडेट होइए। ईडी को भयंकर फटकार पड़ी कोर्ट से कि कौन सा मामला, कैसा मामला, कोई ईडी का मामला नहीं बनता तुम्हारा, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं है। आप लोग गलत बयानी करते हैं, गलत नैरेटिव बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, जाने कहाँ से जानकारी लेके आते हैं। अरे कौन सी जानकारी आपके पास? फैक्ट तो रखिए, फैक्ट तो रखिए ना। 10 साल जमानत पर रहे, अभी भी सुनवाई बाकी है। भाई साहब फैक्ट की बात तो करो ना। मुद्दा ये है कि तृणमूल की बात हो रही है, आप तृणमूल की बात करने का नहीं बोल रहे हैं। तृणमूल की बात करिए ना, राहुल गांधी की जमानत की बात क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या है क्षेत्रीय दलों की, राहुल गांधी की जमानत की बात क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी से लंदन से जापान ले आते हैं भोपाल, इतना खौफ। अरे जमानत हुई है या मुकदमा खत्म हुआ है, ये भी बता दो। मुकदमा खत्म हो चुका है, बताइए कौन सा मालूम है? ऑर्डर दिखा दो। 3 चिट दे चुका है। अरे भाई चलिए ठीक है, चलिए इस पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे, फिलहाल क्योंकि सभी को समय देने का मत था, सो मैंने दिया। लेकिन एक बात तो निकल कर आई, कुछ लोगों को लगता है क्षेत्रीय दल समाप्त हो सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है नहीं समाप्त होंगे। रही बात टीएमसी की, तो उसमें भी 2 मत है। लेकिन हाँ, स्थितियां ऐसी जरूर बन रही हैं, यदि ऐसे ही जनाधार बढ़ेगा तो ये एक आत्म मंथन का विषय टीएमसी के लिए भी है, विपक्षी दल के लिए भी है, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी है कि कैसे आगे चल के डबल इंजन की सरकार या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना है। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात निकलती है, दूर तलक चले जाते हैं। टीएमसी को कैसे करना है, क्या करना है, उसका क्या होगा, ये देखिए अभी आने वाले समय में धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होंगी। रही बात क्षेत्रीय दलों के लिए अलग अलग मत है, उस पर भी सबकी नजरें, बहुत सारे इलेक्शन अभी आने बाकी हैं, देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।